हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स संकल्प। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 1 मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 का लेक्चर 1 लेक्चर 2 खत्म कर लिया था। अब हम लोग चालू करेंगे लेक्चर 3। देखिए, हम लोगों ने लेक्चर 2 में बेसिकली कूलम्स लॉ के थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशंस दिए थे, उसको ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्या किया था, ऐसे रस्सी पे टांगा हुआ प्रॉब्लम जैसे किए थे कि यहाँ पे ऐसे दो बॉल से ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स की थी, उसी का एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। कोई भी दो बॉल से जो कि एल लेंथ की रस्सी से टांगा हुआ है, ठीक है। इनका चार्ज है क्यू, इनका सेपरेशन है एक्स। अब देखिए गौर से, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स मच लेसर देन एल इतना है, और ये दोनों चार्ज थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज लीकिंग फ्रॉम बोथ। तो आपको पूछा गया है चार्ज लीकेज का रेट कितना होना चाहिए, मतलब रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज कितना हो ताकि इन दोनों के बीच जो सेपरेशन धीरे धीरे घटते जाए और सेपरेटिंग वेलोसिटी मतलब इन दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोचिंग वेलोसिटी आपको गिवन है, अप्रोचिंग वेलोसिटी गिवन है a/√x, जहां पे a एक कांस्टेंट है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम किया था। देखिए x मच लेस देन l, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है, मतलब बहुत छोटा है सेपरेशन, ये x बहुत छोटा है, l कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे एंगल बहुत छोटा है, तो एंगल छोटा है तो हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा टेंड्स टू tan थीटा। ये हमको मालूम है क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू sin x इक्वल टू tan x, राइट। अब देखिए, आपको यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू tan थीटा ऐसा प्रॉब्लम करके हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हम लोगों ने तो पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पे mg है, तो ये जो एंगल है ये tan थीटा कितना आता है Fe/mg। तो Fe कितना है 1/4πε0 q² / 1/mg। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह हम लोग क्या डालेंगे sin थीटा। sin थीटा मतलब कितना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका x/2 और हाइपोटेन्यूज कितना है l, x/2/l। तो q² / 4πε0 x²mg। चलिए 2, तो x³ = q²l 2πε0 mg। तो यहाँ से x सेपरेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो x = q² 2πε0 mg। ऐसा एग्जाम हमने पहले लेक्चर 2 में भी किया था, ठीक। अब इसी सब को आगे बढ़ाएंगे। देखिए आपका धीरे धीरे x घट रहा है, राइट। तो x घटने का रेट है बेसिकली वेलोसिटी। तो माइनस dt ये है वेलोसिटी, अप्रोचिंग वेलोसिटी, और q भी धीरे धीरे घट रहा है, तो ये चार्ज लीकेज रेट है माइनस dq dt, ठीक है। ये चार्ज लीकेज रेट, तो आपको ये चार्ज लीकेज रेट चाहिए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। अब देखिए हमको क्या मिला, x³ = x³ √2πε0 जहां से लिख सकते हैं x³ q²l 2πε0 mg। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि कांस्टेंट है, मास ऑफ द चार्ज वो भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे x वेरी है और q वेरी है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x² dx dt, तो यहाँ पे l/2πε0 निकल जाएगा, और ये 2q dq dt। देखिए यहाँ पे हमको माइनस dq dt चाहिए था, कि अगर माइनस dq dt जाता है तो यहाँ पे माइनस dx dt भी हो जाएगा, मतलब यही वेलोसिटी है और यही चार्ज लीकेज रेट है। तो ये माइनस माइनस करके प्लस में हम रिजल्ट निकाल रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, आपको ये डेंसिटी जो कि वेलोसिटी है वो कितना गिवन है, a/√x, और ये आपका सब्जेक्ट है जो कि आपको निकालना है। ये 2 से 2 को काट देते हैं तो QL πε0 mg, इस रेट को R लिख देते हैं, राइट। रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, ये R आपको निकालना है। देखिए तो ये 3x⁵2a πε0 mg अपॉन QL, ये आपका रेट है। अब देखिए x आपके पास ये था, x इक्वल टू दिस वन, तो आप यहाँ पे डालिए x³ के पावर में रूट, मतलब 3a πε0 mg by QL रूट ऑफ x³, मतलब रूट ऑफ Q²L 2πε0 mg, ये आ गया आपका आंसर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे पाई, ये यहाँ पे एक रूट पाई आ जाएगा, तो यहाँ पे रूट पाई आ जाएगा 3a, और यहाँ पे रूट πε0 mg पूरा रूट में आ जाएगा, और यहाँ पे Q² कट जाएगा और नीचे रूट आ जाएगा, रूट 2l पूरा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे रूट है। तो ये आपका हो गया रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, मतलब आपको अगर निकालना है तो पूरा √9πε0 mg by 12 इज आंसर, ठीक है। चलिए ऐसे रस्सी वाला एक और सम लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। देखिए सपोज ये एक वॉल है, ये एक फिक्स पॉइंट है जहां से Q चार्ज को एक L लेंथ के रस्सी से फिक्स करके रखा गया है Q चार्ज को, और यहाँ पे दूसरा एक सिमिलर लेंथ के रस्सी से एक दूसरा सेम सिमिलर Q चार्ज को अपन ने रख दिया है, ठीक है। इसका मास है 2। तो अभी आपको पूछा गया है ये एंगल कितना है या रस्सी का टेंशन कितना है, ऐसे सम को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इनका सेपरेशन को मान लेते हैं सपोज R। अच्छा, ये क्योंकि एक एसोसिएट ट्रायंगल है तो ये दोनों सेम है, थीटा थीटा, ये है x। अच्छा, ये Q को धक्का मार रहा है इसलिए यहाँ पे ऐसा है, अगर माइनस होता तो चिपक जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब K⁵ अपॉन R², मतलब 1/4πε0 जो हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन आपके आसान के लिए। तो यहाँ पे देखिए mg काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है टेंशन T। अब थोड़ा इसको जूम करके देखेंगे तो एंगल्स कैसे कैसे दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे तो ये अगर x है तो ये भी x है, ठीक। तो आपका ये एंगल कितना होना चाहिए mg और t में। देखिए मैं क्यों ये तीनों एंगल को निकाल रहा हूँ, इसको गौर से देखते हैं। देखिए आपने क्लास 11th में पढ़ा था लैमिस थ्योरम कि सपोज F1 एक फोर्स है जिसका अपोजिट में अल्फा है, या फिर F2 एक फोर्स है जिसका अपोजिट में बीटा है, या फिर F3 एक फोर्स है जिसका अपोजिट में गामा है। तो ये अगर तीनों के तीनों बैलेंस में कब रहेगा, अगर F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा ऐसे रहेगा तब ये बैलेंस में रहेगा। ये था अपना लैमिस थ्योरम। आप देखिए ध्यान से, इसलिए हम लोग ये तीनों फोर्सेस, यहाँ पे कौन कौन से तीनों फोर्सेस है, एक यहाँ पे टेंशन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक यहाँ पे mg है। ये तीनों फोर्सेस है आपके पास। अब देखिए ध्यान से, ये 180 माइनस थीटा है T और F में, अच्छा डाल देते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, अब ये x है तो ये पूरा एंगल मतलब पूरा टेंशन तक पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस x, मतलब T और mg में एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस x। अच्छा, फिर यहाँ पे
ये कितना हो गया क्यूबिक रोटेशन 360 होना चाहिए, तो ये हो गया थीटा प्लस एक्स। तो आप आसानी से इस लेमस थ्योरम में डाल दीजिए तो आपको दिख जाएगा टी अपॉन थीटा प्लस एक्स इक्वल टू एफ ई अपॉन 180 माइनस एक्स इक्वल टू mg अपॉन 180 डिग्री माइनस थीटा is the smartest solution, shortest solution। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सम की तरफ। अच्छा, इसको पॉज करके आप लोग लिख दीजिएगा। अच्छा, चलिए एक 11 के बेसिक मैकेनिक्स के ऊपर सम देते हैं। यहाँ पे एक Q1 है, यहाँ पे दूसरा एक मान लेते हैं Q2 चार्ज है। ठीक है, तो ये सेल लेंथ का रस्सी है। अच्छा, आपको पूछा गया है कि यहाँ पे ये फिक्स्ड है, Q1 फिक्स्ड है। आपको पूछा गया है इस पर कितना वेलोसिटी आपको देना है ताकि ये पूरा VCM कंप्लीट करे, मतलब पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, आपको पूछा गया है इनका वेलोसिटी मिनिमम कितना होना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, आप थोड़ा याद कीजिए कि VCM कंप्लीट करने के लिए जो हाईएस्ट पॉइंट है, सपोज मान लेते हैं C पॉइंट, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे आपका टेंशन कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। अगर लेस देन इक्वल टू 0 होगा मतलब कहीं पे लपक जाएगा। तो यहाँ पे TC काम कर रहा है, टेंशन एट C पॉइंट, यहाँ पे काम कर रहा है इसका वेट mg काम कर रहा है। ऑपोजिट में क्या काम कर रहा है, ऑपोजिट में इसका लेंथ है L, तो यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर काम कर रहा है, और ऊपर में काम कर रहा है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन L, क्योंकि आपका रेडियस ही L है। तो यहाँ पे देखिए टू कंप्लीट द VCM TC मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए TC प्लस mg टोटल कितना है, mg स्क्वायर बाई L प्लस K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। तो आपका TC कितना होना चाहिए, mv स्क्वायर बाई L प्लस K Q1 Q2 बाई L स्क्वायर माइनस mg, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो आपको मिनिमम निकालना है, तो आप 0 लेके काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये वेलोसिटी को कैसे निकाले, यहाँ पे कौन से फोर्सेस है। यहाँ पे देखिए कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे रस्सी का टेंशन इस तरफ है T। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे है Fe। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे कौन चीजें काम कर रहा है, टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स mg भी काम कर रहा है, राइट। तो आपने बचपन में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में कितना था, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कितने वर्क डन है, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वर्क डन ड्यू टू टेंशन, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीनों था। ये तीनों होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब अभी का काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पहले का कितना था, हाफ एम यू स्क्वायर। डाल देते हैं हाफ एम यू स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अच्छा देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये बॉडी को VCM कर रहा है, मतलब इसका कोई भी डिफरेंशियल पार्ट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह टेंजेंशियली। तो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट उसमें भी एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन के हर जगह पे 0 है। तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, देखिए बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा है, राइट। तो ग्रेविटी तो इसको नीचे खींच रहा था, तो ऑपोजिट हो गया, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो mg इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 12, तो माइनस mg इंटू 12, ये हो गया हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो m काट देंगे तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4gl। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 4gl। तो इसको लेके यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। इक्वल 0 लेके काम करें ताकि मिनिमम वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस के Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर माइनस एम जी इक्वल टू 0 डाल देते हैं। यहाँ पे m बाई एल यू स्क्वायर माइनस 4gl के Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर माइनस एम जी इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे देखिए m यू स्क्वायर अपॉन एल
अगर इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा -4mg, यहाँ पे mg मतलब राइट में ले जाएंगे तो 5mg माइनस k q1 q2 अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना आ जाएगा, u इक्वल टू रूट, ये l से मल्टीप्लाई होगा, m से डिवाइड होगा, तो 5lg माइनस k q1 q2 ml। दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, इजी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इससे लेके बहुत बात कर लिए, चलिए दूसरे टेस्ट के हम करते हैं। अच्छा, सपोज यहाँ पे रिंग है, रिंग जैसा कुछ, ठीक है, तो इस पे टोटल आपने क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे पूरा हर जगह पे चार्ज की वजह से फोर्स इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे, ऐसे होते हुए पूरा स्टेबल है बॉडी। तो इसका रेडियस मान लेते हैं r, यहाँ पे आपने क्यू नॉट चार्ज डाल दिया है। तो आपको पूछा गया है कि ये जो स्ट्रिंग है, मतलब ये जो रिंग का मतलब जो रस्सी है, इसमें अभी टेंशन कितना होगा, इस क्यू नॉट को डालने से यहाँ पे टेंशन कितना होगा, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कोई भी छोटा सा हिस्सा ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रस्सी मतलब ये वाले पार्ट को थोड़ा काट लेते हैं, ये वाले पार्ट पे टेंशन इस तरफ खींच रहा है, यहाँ पे टेंशन खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, देखिए यहाँ पे क्यू नॉट है, यहाँ पे कुछ क्यू है, मान लीजिए ये पूरा एंगल थीटा है, तो यहाँ पे कितना चार्ज रहेगा, मान लीजिए इसको मानते हैं डी क्यू। तो ये डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए पूरा क्यू चार्ज 2 पाई एंगल में बिखरा हुआ है, तो थीटा में कितना रहेगा, क्यू बाई 2 पाई इंटू थीटा। ये इस पोर्शन का चार्ज है। अब देखिए ये क्यू नॉट इस बेसिकली इस पार्ट का ऐसे धक्का दे रहा है, ऐसा धक्का दे रहा है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इस तरफ है, तो उसको खींच रहा है ऐसे, राइट। अब देखिए ध्यान से, यहां पे अब देखते हैं, ये थीटा है, तो ये थीटा बाई 2 है, ये भी थीटा बाई 2 है, ये 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये भी थीटा बाई 2। तो यहाँ पे कितना है, टी कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे कितना है टी साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे कितना है वैसे ही टी साइन थीटा बाई 2, ऐसे यहाँ पे टी कॉस थीटा बाई 2। तो ये फोर्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे दोनों साइड से लग रहा है टी कॉस थीटा बाई 2, और अंदर में पुल क्या हो रहा है, पुल हो रहा है टी साइन थीटा बाई 2, टी साइन थीटा बाई 2 मिलकर टोटल इनटू टी साइन थीटा बाई 2 इज बैलेंसिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या हम बोल सकते हैं 2t sin theta by 2 is balancing if electrostatic basically इसका रेडियस r है, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट इनटू इस छोटे सा पार्ट को ले लेते हैं dq अपॉन r स्क्वायर, dq का वैल्यू को यहाँ से हम डाल देंगे। अब देखिए हम छोटे से हिस्सा लिए है, तो छोटे से हिस्से के लिए आपको मालूम है साइन थीटा टेंस टू थीटा, तो ये हम डाल सकते हैं यहाँ पे, तो 2t थीटा बाई 2 हो गया मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट r स्क्वायर, dq पे जगह क्या डालेंगे, q थीटा बाई 2, ठीक। तो यहां से थीटा गया, 2 तो गया ही, तो टी कितना हो गया टेंशन, क्यू नॉट बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हो गया आपका स्ट्रिंग में टेंशन, इजी। चलिए और थोड़े छोटे समझ लेते हैं, फिर जाएंगे इक्विलिब्रियम की तरफ।
ठीक, क्लियर करते हैं इसको। आप पॉज करके लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट सम, सपोज कि कोई भी ग्राउंड है, तो ये एक मास का बॉडी है, ठीक। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, और इस बॉडी पे चार्ज क्यू है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, बॉडी पे चार्ज में नहीं दिया, आपको बोला कि इस सरफेस के साथ ये बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, तो आपको पूछा गया है ये बॉडी पर मैक्सिमम कितना चार्ज दिया जा सकता है। देखिए मैक्सिमम कितना चार्ज दिया जा सकता है ताकि ये बॉडी रेस्ट पे ही रहे, फिर क्योंकि ये तो इसको रात में रहे तो ये भागने की कोशिश करेगा। तो अब देखिए ध्यान से, आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना चार्ज इसको दिया जा सकता है। तो मान लेते हैं मैक्सिमम चार्ज को क्यू है, तो मैक्सिमम चार्ज है मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला कैसे, मतलब ये निकलने वाला है, अभी इससे ज्यादा देंगे तो निकल जाएगा। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन काम कर रहे हैं, F इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, जितना इसका वेट है उतना इवोल्यूशन है, मतलब म्यू एम जी। तो आपका फ्रिक्शन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करना चाहिए। F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनका सेपरेशन सपोज गिवन है R। तो यहाँ पे देखिए इस पे बैलेंस होने के लिए, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उससे कम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रिक्शन मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू का फोर्स काम करेगा तब भी बैलेंस हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम ये है। आपको पूछा गया है मैक्सिमम चार्ज। यहाँ पे देखिए 1/4πε0 क्यू नॉट आर स्क्वायर, जो कि है म्यू एम जी। 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 4πε0 आर स्क्वायर म्यू एम जी अपॉन क्यू नॉट। इतना मैक्सिमम चार्ज बॉडी दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे सपोज एक Q1 चार्ज है, यहां पे सपोज एक Q2 चार्ज है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि इसका सेपरेशन x, इसको छोड़ेंगे, इसको अगर फिक्स करके इसको रखेंगे तो ये लात खाते हुए जाएगा। तो आपको इसका वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ Q2 एज अ फंक्शन ऑफ x, एज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसके साथ कैसे चेंज होगा, मान लेते हैं सबसे पहले इनिशियल जो सेपरेशन है, सपोज यहां पे रखा गया था Q2, यहां पे इनिशियल रखा गया था, फिर ये लात खाते हुए ऐसे जा रहा है, राइट। तो अब देखिए सबसे पहले इसका मास सपोज गिवन है m, तो यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है F इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि मास का एक्सेलरेशन m vdx। तो यहाँ पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना है k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, k आपका 1/4πε0 है जो पहले से ही था। तो यहाँ पे देखिए k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर जो कि एम वी dvdx है, तो vdv k q1 q2 बाई m x स्क्वायर dx। अब देखिए ध्यान से vdv k q1 q2 बाई m इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर। देखिए इनिशियल सेपरेशन कितना था x0, जब चालू किए थे x0 तब वेलोसिटी मान रहा है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, और अभी का वेलोसिटी को मान रहा है v, जो कि आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, पर x का साथ कैसे चेंज होगा। तो इनिशियल कितना था 0, अभी कितना है v, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा v² अपॉन 2 k q1 q2
बाई एम, ये हो गया एक्स टू पावर माइनस टू प्लस वन एक्स नॉट से ले एक्स, तो यहां से वी स्क्वायर बाई टू, ये माइनस आ गया, माइनस के Q1 Q2 बाई एम, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स नॉट, तो यहाँ पे माइनस को डाल देंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 के Q1 Q2 बाई एम 1 बाई एक्स नॉट माइनस 1 बाई एक्स, तो आपका आ गया वेलोसिटी कितना है, रूट 2 के Q1 Q2 बाई एम 1 बाई एक्स नॉट माइनस 1 बाई एक्स। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करके आपको का एक्सेलरेशन पहले मिल गया, ये मिलने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, ऐसे बहुत सारे सम्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी लेने वाले हैं, इसलिए कुछ सम्स को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज सब दिखाई देते हैं आपको कि यहाँ पे सपोज कोई Q1 चार्ज है, तो इसके लिए ये Q0 चार्ज है, इसके लिए यहाँ पे सपोज 1 मीटर पे Q रखे हैं, यहाँ पे 2 मीटर पे -2 रखे हैं, 3 मीटर पे Q रखे हैं, 4 मीटर पे -4Q रखे हैं, ऐसे है। ठीक है, आपको पूछा गया है कि Q0 पे टोटल फोर्स ऑन Q0 कितना है, ये इंफिनिटी तक है, तो फोर्स ऑन Q0 कितना है। देखिए F कितना होगा, एक Q की वजह से, एक -2Q की वजह से, एक Q की वजह से रिपल्शन है, -2 की वजह से अट्रैक्शन है, 3Q की वजह से रिपल्शन है, -4Q की वजह से अट्रैक्शन है। तो हम रिपल्शन को सपोज पहले वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो F जो कि है पॉजिटिव, और यहाँ पे लेते हैं F नेगेटिव, तो टोटल F नेट कितना हो जाएगा, K Q0 Q 1 स्क्वायर माइनस के Q0 2Q 2 स्क्वायर के 3Q 3 स्क्वायर, ऐसे चलते हुए जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 गया, 2 गया, फिर यहाँ पे के Q0 Q 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, एक इसका सीरीज है, प्लान का सीरीज है, डाल दीजिए के Q0 Q ln 2, ये आ गया आंसर। इसको अगर और मीडियो की जगह x 2x 3x 4x ऐसे डालते तो भी आ जाता। ठीक, तब यहाँ पे x आ जाता। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट बॉडीज के लिए जो है एक और सैंपल ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज एक रेगुलर पॉलीगन है, जिसके चारों वर्टिसेस पे चारों चार्जेस हैं। ठीक है, आपको पूछा गया है कि यहाँ पर फोर्स का डिरेक्शन कितना होगा, फोर्स डिरेक्शन कितना होगा। देखिए कोई भी रेगुलर फिगर एक सर्कल में रहता है, तो इस सर्कल का रेडियस को मान लेते हैं 8। अब ध्यान से देखिएगा, इसके वजह से फोर्स यहाँ पे, इसके वजह से फोर्स यहाँ पे, इसके वजह से फोर्स यहाँ पे, इसके वजह से फोर्स यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट रहता तो यहाँ पे इसके लिए फोर्स का इस तरफ होता और पूरा फोर्स बैलेंस हो जाता, राइट। ठीक, क्योंकि रेगुलर फिगर में हमेशा नेट रिजल्ट 0 होता है। अगर हर एक वर्टिसेस पर चार्ज आएगा तो नेट रिजल्ट हमेशा 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि ये नहीं है,
तो ये जितना फोर्स देता तो क्या नेट रिजल्टेंट उतना ही होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे टोटल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ताकि ये अगर क्यू रखते तो जितना फोर्स ये अप्लाई करता है उतना ही इस पर फोर्स होगा। मान लीजिए ये आर है, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा के, यहाँ पे सपोज क्यू नॉट है, क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रॉब्लम को कोई भी रेगुलर फिगर मतलब आपको हेक्सागन देके भी दिया जा सकता है, हेक्सागन दिया जाएगा। सपोज आपको साइड गिवन है तो साइड से आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन का रेडियस और ये सेम ही होगा क्योंकि साढ़े 60 डिग्री है। तो यहाँ पे सपोज 500 पाउंड चार्ज गिवन है, तो आपको यहाँ पे फोर्स चाहिए, तो फोर्स कितना होगा, जो कि यहाँ पे अगर क्यू प्रेजेंट होता तो पूरा बैलेंस हो जाता, तो यहाँ पे अगर नहीं है तो नेट फोर्स क्या उतना ही वैल्यू होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब मान लेते हैं ये आर है तो ये हो गया सब कुछ, यहाँ पे क्यू नॉट है, के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आपको गिवन में हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टॉपिक को चेंज करते हैं। अभी बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में। देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस, टू चार्जेस है, मतलब एक दूसरे को लात मारेगा तो खींच के रखना पड़ेगा। अब तीनों चार्जेस होगा तो क्या इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस, ऑफ थ्री चार्जेस। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सपोज ऐसे तीनों चार्जेस है, तो तीनों चार्जेस में अगर तीनों ही प्लस 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 है, ठीक है, तो ये इसको लात मार रहा है, कोई भी चार्ज पर फोर्स दिख रहा है, ये इसको लात मार रहा है, ये भी इसको लात मार रहा है, मतलब इसका नेट फोर्स इस तरफ है। इसमें भी ऐसा सीन है, मतलब ये बढ़ते ही जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कोई चांस नहीं, राइट। अगर यहां पे 2 प्लस 1 माइनस होता तब क्यू क्यू माइनस, तो यहाँ पे ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो नेट फोर्स यहाँ पे ये खींच रहा है, ये लात मार रहा है, मतलब फोर्स यहाँ पे, ये लात मार रहा है, ये खींच रहा है, मतलब फोर्स यहाँ पे, राइट। ये तीनों चार्जेस मूवमेंट करने लगेगा, मतलब बैलेंस होने पे कोई चांस नहीं है। तो यहां से क्या दिख रहा है कि कोई भी तीनों चार्जेस अगर ऐसे सेटअप में है, मतलब एक लाइन में यहाँ पे नहीं है, तब यहाँ पे बैलेंस नहीं हो सकता, राइट। तो क्या इन तीनों को लाइन में रखने से बैलेंस होगा? सोचते हैं Q1 Q2 Q3 एक ही लाइन पे रखे हैं, तो ये इसको धक्का मार रहा है, ये भी इसको धक्का मार रहा है, निकल जा रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है, ये भी इसको धक्का मार रहा है, तो जो ज्यादा होगा उस तरफ आएगा। अगर ये मिडिल पॉइंट पे है और ये दोनों चार्जेस सेम है तब ये बैलेंस में रह सकता है, लेकिन ये बैलेंस में नहीं रह सकता। वैसे ही इसके लिए यहाँ पर देखिए ये रिपल्शन है, ये भी रिपल्शन है, तो इस तरफ तो तीनों चार्जेस यहाँ पर सेम ही लिए थे हमने, अपन ने सेम ही लिया था कि तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो बैलेंस नहीं हो रहा है तीनों के तीनों। लेकिन अगर ऐसा लेते हैं Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, तो कोई चांस है, देखो ये लात मार रहा है इस तरफ, ये खींच रहा है इस तरफ, मतलब ये बैलेंस में हो सकता है। इसको ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, मतलब ये भी बैलेंस में हो सकता है। इसको ये लात मार रहा है, ये खींच रहा है, मतलब ये भी बैलेंस में हो सकता है, राइट। तो क्या सीखा हमने? सीखा यही कि ये तीनों चार्जेस अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो इसको सेमी लाइन पे होना पड़ेगा। दूसरा, तीनों का चार्ज सेम तरीके का नहीं होना है,
मतलब आइडेंटिकल नहीं होता, मतलब तीनों के तीनों पॉजिटिव नहीं हो सकता या तीनों के तीनों नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा हो सकता है, तब बैलेंस के चांसेस हैं। मतलब थ्री चार्जेस must be collinear. Charges must be of different polarities. Right? इक्वल हो ना भी हो तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसके बात करेंगे अभी। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, मान लीजिए दो चार्जेस हैं, +Q1 +Q2, ठीक है। इनके बीच यहां पे मैंने कोई चार्ज रख दिया है सिर्फ Q। अच्छा, ये दोनों के दोनों फिक्स्ड है, हम अभी इन दोनों को फिक्स्ड किए हैं, ठीक। यहां पे इसके ऊपर रखे हैं, तो क्या ये बैलेंस रहेगा? बैलेंस हो सकता है। देखिए, ये इसको धक्का मार रहा है इस तरफ, ये इसको धक्का मार रहा है इस तरफ, तो यहां पे ये बैलेंस हो सकता है, ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा वैल्यू दे देते हैं, इसको मान लेते हैं 4Q, इसको मान लेते हैं Q। तो यहां से क्या दिखेगा हमको? मान लेते हैं ये L, ठीक। तो यहां पे कोई भी चार्ज देते हैं, सपोज +Q, ठीक है, ताकि Q के साथ Q सेम ना हो। अच्छा, ये सपोज X है, तो इसमें देखिए इस तरफ फोर्स लग रहा है K/Q/x², और इसके लिए यहां पर फोर्स लग रहा है क्या? K/4Q/L-x²। तो इसको अगर बैलेंस होना है तो दोनों के दोनों सेम, तो दोनों के दोनों सेम होगा, तो क्या ऐसा होगा K/Q/x² इक्वल टू K/4Q/L-x²। तो Q K गया, तो 1/x 2/L-x, तो क्या L-x इक्वल टू 2x, मतलब x इक्वल L/3। अच्छा, x इक्वल टू L/3, मतलब ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है हमको कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कि छोटा है उससे करीब होगा और जो बड़ा है उससे दूर होगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब इक्विलिब्रियम जो डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्ज। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब और एक चीज, आप देखते हैं एक और चीज कि इसका इक्विलिब्रियम कैसे कैसे बनेगा। देखिए, मान लीजिए यहां पे एक Q1 है, यहां पे एक Q2 है, ठीक। तो यहां पे सपोज दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये बीचों बीच पॉइंट है। तो बीचों बीच में अगर एक Q चार्ज रखे तो ये बैलेंस्ड है। तो अगर इसको ऐसे अपन हिलाते हैं, ऐसे राइट पे हिलाते हैं, तो क्या इससे सेपरेशन कम हो गया और इससे सेपरेशन ज्यादा हो गया। तो सेपरेशन जब ज्यादा होगा तो क्या लास्ट ज्यादा खाएगा, मतलब रिपल्शन ज्यादा होगा।
सेपरेशन कम हो गया, मतलब ज्यादा हो गया, तो क्या लात कम खाएगा, तो इसका लात ज्यादा होगा, तेज होगा, इसका लात कम होगा, तो ये रिटर्न आ जाएगा यहाँ पे। मतलब इक्विलिब्रियम कैसा है कि जो रिटर्न आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम ऐसा है जो कि रिटर्न आता है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, तभी रिटर्न आ जाए। तो अगर सेम चार्जेस है, उसके ऊपर अगर सेम पॉजिटिव टाइप का नेचर, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, या दोनों के दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये ऐसे एक्सिस वाइज इसका इक्विलिब्रियम ऐसे स्टेबल होता है। लेकिन मान लीजिए मैंने इसको ऐसे उठा दिया यहां पे, तब क्या होगा, तब ये इसको मारेगा लात इस तरफ, ये इसको मारेगा लात इस तरफ, जो कि ऐसे निकल जाएगा, मतलब रिटर्न नहीं आ रहा है। रिटर्न नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसे होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा तो ऑसिलेशन का क्वेश्चन क्या आएगा, स्टेबल, क्योंकि हमेशा ऐसे चाहिए ऑसिलेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही होता है। ठीक, अब देखिए अगर ऐसा होता कि प्लस क्यू यहां पर माइनस क्यू रखे, तब क्या होता है, देखिए इसको अगर अपन ऐसे हिलाते तो ये खींच रहा है अपने तरफ, ये भी खींच रहा है अपने तरफ, तो क्या रिजल्टेंट इस तरफ लेके आने की कोशिश कर रहा है उसको, तो लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए ये हो गया स्टेबल, और अगर इसको ऐसे ना हिला के अगर हम ऐसे हिलाते हैं, क्यू क्यू माइनस क्यू, ये सपोज मैंने इस तरफ खींच लिया, तो जब इस तरफ खींच लिया है इसका सेपरेशन कम हो गया, मतलब ज्यादा फोर्स से खींचेगा, और इसका सेपरेशन कम मतलब ज्यादा हो गया, मतलब इसका फोर्स घट गया, तो इसका फोर्स बढ़ गया, इसका फोर्स घट गया, तो क्या जिस तरफ बढ़ेगा उस तरफ निकल जाएगा, मतलब रिटर्न नहीं आ रहा है। मतलब एक्सिस वाइज ऐसे के लिए, मतलब डिसिमिलर वन से, मतलब दोनों साइड पर पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव, या दोनों साइड में नेगेटिव अंदर में पॉजिटिव, ऐसा अगर होगा तो परपेंडिकुलर वाइज स्टेबल होगा और एक्सिस वाइज अनस्टेबल होगा, राइट। ठीक है, चलिए समझ में आया। और एक चीज हमने सीखा है कि हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कि छोटा चार्ज है दोनों में उसके करीब होगा, अगर इक्वल है तो सेम होगा। अच्छा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ऑसिलेशन क्वेश्चन भी आएगा, तो ऑसिलेशन का समझ लिया। अच्छा, चलिए और देखते हैं। अच्छा, सपोज यहां पे एक क्यू है, सपोज 4Q है, ये माइनस क्यू है, तो यहां पे कोई भी चार्जेस को रखेंगे तो क्या होगा, एक प्लस है एक माइनस है। अगर ऐसा है तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट पे ले लीजिए, तो ये खींच रहा है, ये लात मार रहा है, तो लाइन के ऊपर बैलेंस नहीं हो सकता। तो बैलेंस होने के लिए सब यहां पे देखते हैं, तो यहां पे ये खींच रहा है और ये लात मार रहा है, और यहां पे ये लात मार रहा है, ये खींच रहा है, राइट। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। चलिए पहले इसको लेते हैं, मान लेते हैं ये x, तो इसको मान लेते हैं 4 मीटर, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो यहां पे देखते हैं, तो ये 4Q की वजह से लात कितना है कि यहां पर Q लाग ले लेते हैं कि 4Q अपॉन x स्क्वायर, और ये माइनस क्यू के लिए फैक्टर
अट्रैक्शन कितना है, ये तो इस तरफ है और इस तरफ फोर्स कितना है, के क्यू क्यू 4 + x का होल स्क्वायर। तो ये दोनों को बैलेंस होना है, तो के 4q³ बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू 4 + x का होल स्क्वायर, तो 2/x 1/4 + x 8 + x 8 + 2x x, तो 8 = -x, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है मतलब इस साइड में तो नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये ग्रेटर चार्ज है, तो ग्रेटर चार्ज के करीब में इक्विलिब्रियम कभी नहीं होता है, हमेशा इक्विलिब्रियम किसके करीब होगा, जो स्मॉलर चार्ज है उसके करीब होगा। देखिए इसके लिए आप लाते हैं, सब ला लेते हैं, इसको लाते हैं अपन x, तो यहां से क्या लगेगा, यहां से अट्रैक्शन हो रहा है कि क्यू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसके लिए के 4q³ अपॉन 4 + x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको इक्वेट करते हैं, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के 4q³ 4 + x का स्क्वायर, तो 1/x 2/4 + x का स्क्वायर, सॉरी 4/, तो 4 + x 2x मतलब x = 4। तो यहां से क्या देखा हमको, यहां से यही समझ में आया हमको कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा तो वो हमेशा जो स्मॉलर चार्ज है उसके करीब होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर दोनों डिसिमिलर चार्ज है तो ये लाइन के बीच कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होने वाला है, होने वाला है तो लाइन के बाहर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल देते हैं आपको, सपोज यहाँ पे 9q है, यहाँ पे -q है, और यहाँ पे मैंने कोई q चार्ज कर रखा है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, इसको कैसे समझे कि ये स्टेबल हो या अनस्टेबल हो। देखिए सबसे पहले ये तो इसको खींच रहा था, बहुत बढ़िया, ये इसको लत मार रहा था, ये भी बहुत बढ़िया, F ड्यू टू 9q और ये F ड्यू टू -q। ठीक, अच्छा, इसको अगर इस साइड में लेके जाएंगे, थोड़ा राइट में खिसकेंगे, तो ये माइनस के लिए जो फोर्स है वो घट रहा है, और जो प्लस के लिए फोर्स है वो भी घट रहा है। प्रॉब्लम है, दोनों ही घट रहा है। अब कौन ज्यादा घट रहा है कौन कम घट रहा है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। अब देखिए इसको समझने के लिए सपोज यहां पे एक 25 कूलम, यहां पे एक -1 कूलम, इसको रखे, तो इसका जो नियर बाई पॉइंट्स है तो इससे क्या -1 कूलम डोमिनेट करेगा, और इसका जो दूर वाला पॉइंट है उसके लिए 25 कूलम डोमिनेट करेगा, क्योंकि -1 कूलम का वैल्यू कम है, तो ज्यादा वैल्यू जो है वो दूर में ज्यादा डोमिनेट करता है, और जो कम वैल्यू है वो करीब में ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट को यहां पे लगाना है, -q है तो यहां पे ये -q डोमिनेट करेगा, यहां तक -q का डोमिनेशन ज्यादा है, तो यहां पर अगर खिसकेंगे इस बॉडी को तो ये -q अपने तरफ ज्यादा खींचेगा और ये 9q लात मारेगा, लेकिन 9q के लात से ज्यादा डोमिनेटिंग है ये -q का अट्रैक्शन, तो क्या ये इस तरफ खिसक के आएगा, हाँ, मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया इस साइड में।
अब इस साइड की बात करते हैं। इस साइड के लिए तो -q का डोमिनेशन नहीं है, इस साइड के लिए 9q का डोमिनेशन है, मतलब 9q इसको लात मारेगा, -q इसको खींचेगा, उससे ज्यादा इफेक्ट होगा 9q का जो रिपल्शन है उस पर, राइट। तो ये इस साइड में खिसक जाएगा, तब ये भी हो गया अनस्टेबल, मतलब दोनों ही साइड में हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे भी अनस्टेबल, यहां पे भी अनस्टेबल। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि दोनों के दोनों ही घट रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब ऑसिलेशन का क्वेश्चन भी आ जाएगा। ऑसिलेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई भी डिस्टेंस है, मान लीजिए आप डी है, तो यहाँ पे बीचों बीच चार्ज को रखा है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे अगर क्यू को रखेंगे तो ये ऐसे साइडवेज स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे साइडवेज ऑसिलेशन होगा। ठीक, ये बीचों बीच पॉइंट लिया मैंने, दोनों चार्ज को सेम लिया है, आप सिमिलर लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर ज्यादा है तो इस तरफ होगा, ये अगर ज्यादा है तो इस तरफ होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए, इसको सपोज मैंने एक्स टाइप में डिस्कस किया है, एक्स अगर टाइप में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे इस क्यू के लिए फोर्स कितना है, एफ, इसको F1 मान लेते हैं। F1 कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू के क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसके लिए यहाँ पे फोर्स है, क्योंकि ये यहाँ पे आ चुका है, मतलब ये तो एक्स है, मैंने एक्स किया है, तो यहाँ पे F2 हो जाएगा के क्यू, ये हो गया मेरा। अच्छा, इसको 2D ले लेते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, डी से क्वेश्चन ले लेंगे। अच्छा, इसको डी लेंगे, और ये हो गया मेरा डी माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जिस तरफ हमने डिस्कस किया है कि उस तरफ टोटल फोर्स को निकालते हैं, तो एफ नेट हो गया मेरा F1 माइनस F2, जो कि के क्यू डी प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस के क्यू डी माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे के क्यू कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हो गया डी माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस डी प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन ये हो गया डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये काट के क्या आ जाएगा, के क्यू यहाँ पे आ गया माइनस 4डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डी एक्स मतलब डिफरेंशियल एक्स नहीं है, इसलिए मैं एक्स डी लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा है, इसलिए मैंने डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमको क्या लिखना है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टेंस टू हम डी स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि एक्स बहुत छोटा है। तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू माइनस 4xd अपॉन d4, ये काट के क्यूब, तो यहाँ पे मेरा एफ नेट कितना है, माइनस 4 के क्यू एक्स अपॉन डी, ये हो गया बाई एम, फोर्स बाई मास करेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पे एम ले लेंगे, तो ये हो गया मेरा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा आ गया मेरा रूट ऑफ 4 क्यू अपॉन एम डी, ये इसका ओमेगा मतलब टी इज 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये इजी है। अब अगर यहाँ पे माइनस क्यू देते तो इस तरफ ऑसिलेशन निकालते, इस तरफ ऑसिलेशन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस सम को हम यहाँ पे माइनस क्यू डाल के यहाँ पे ऑसिलेट करवाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे
क्यू सेमी सिम्पलेट है, यहाँ पे -2 लिए तो -2 पे यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, तो ये सपोज एक्स है, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों के दोनों सेम है। यहाँ पे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हो जाएगा, ये डी है मान लीजिए, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया के क्यू अपॉन ये √(() ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो ये अगर थीटा मानते हैं तो दोनों के दोनों एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा, दोनों एफ कॉस थीटा ऐड हो जाएगा यहाँ पे, दोनों एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे एफ नेट कितना हो गया, मेरा एफ नेट हो गया 2 एफ कॉस थीटा, मतलब 2 के क्यू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा मतलब है बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज, मतलब एक्स अपॉन √(() ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एफ नेट 2 के क्यू एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। तो अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स हमेशा बहुत छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे भी डाल देंगे, तो ये नीली हो जाएगा 2 के क्यू एक्स अपॉन डी का क्यू। तो ये एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन मास, जो कि हो गया 2 के क्यू एम डी क्यू इंटू एक्स, ये हो गया मेरा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना है, √(() ऑफ 2 के क्यू एम डी क्यू, तो टी कितना हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये डाल दीजिए आपका आंसर खत्म है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यू चार्ज है, एम मास है, जो कि यहाँ पे फिक्स्ड है, और यहाँ पे भी एक क्यू चार्ज है, मास है, जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। तो आप देखिए, ये सपोज इनका सेपरेशन है एल, जिसमें सॉरी ये फिक्स नहीं है, ये यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, मतलब बैलेंस हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज बैलेंसिंग mg, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसको अगर खींचेंगे ऊपर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही रहेगा, तो रिटर्न आ जाएगा। और इसको अगर नीचे धकेल देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगा, तब रिटर्न आ जाएगा। तो मतलब ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब इसका ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन होगा तो कैसे होगा, देखिए सपोज इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कितना, सपोज एक्स, तो एक्स डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे अभी फोर्स कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच सेपरेशन अभी हो चुका है एल प्लस एक्स। यहाँ पे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे कौन काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि mg। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, एफ नेट है मेरा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस mg। तो इसको अगर थोड़ा स्टाइल से लिखेंगे तो क्या आने वाला है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन एल प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस mg। एक एडिशनल मेथड से कर रहे हैं, इसको फूरियर मतलब टेलर थ्योरम से भी कर सकते हैं। उसका एग्जांपल मैं और मैं लूंगा, मतलब स्क्रीन में ले लूंगा उसका एग्जांपल, उसको दो तरीके से दिखाऊंगा। तो अब देखिए मैंने क्यों यहाँ पे के क्यू स्क्वायर पे एल स्क्वायर डाला है, क्योंकि के क्यू स्क्वायर पे एल स्क्वायर वाज इनिशियल बैलेंसिंग द mg, तो यहाँ पे डाल देते हैं mg। तो एफ नेट हो गया mg, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं एल प्लस एक्स अपॉन एल टू द पावर -2 माइनस mg।
तो F नेट कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिख लीजिए mg 1/6/L √2 की पावर -2 माइनस mg, क्योंकि आपका x बहुत छोटा है, L है, तो यहाँ पे हम x much less than L, so x/L much less than 1, तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई कर देंगे, तो बाइनोमियल अप्लाई कर देंगे, m पहले काट देता है, a इक्वल टू g 1 - 2x/L माइनस g, तो -2gx/L हो गया मेरा एक्सेलरेशन, हो गया मेरा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा हो गया मेरा 2g/L। तो यहाँ से t पर 2 होगा, ऐसे भी एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं। इसमें बहुत सारे बॉडीज का आएगा, मतलब रिंग के ऊपर एक रॉड रख देंगे, उसका भी ऑसिलेशन निकाल लेंगे, वो स्टेबल पे है, तो ऐसे समझ में हम आगे वर्क करते हुए जाएंगे, मतलब जब हम रॉड का रिंग का वगैरह वगैरह उसका फील्ड निकालेंगे, उसमें सब आ जाएगा। यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दो मासेस इनिशियली ऐसे कनेक्टेड था, ठीक है, फिर उनको जब हमने चार्ज दे दिया है, जब उनको सेम चार्ज गिवन है, ऐसे दोनों का मास सेम है, ठीक है, तो दोनों को चार्ज दे देंगे, तब इनका सेपरेशन डबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बोला गया है कि पहले का टाइम पीरियड जो है, मतलब पहले मतलब जब अनचार्ज था तब का टाइम पीरियड सपोज आपका टी है, जो कि इनिशियल टाइम पीरियड मतलब जब चार्ज नहीं था तब इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन जो है। फिर अब जब चार्ज दे दिए, जब सेपरेशन डबल्ड हो गया, आपका टाइम पीरियड कितना है, न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है। अच्छा, देखिए सबसे पहले इनिशियल टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2π√m/k, या दोनों का अगर रिड्यूस मास का अगर मैं ऐसे ले लेता, μ/k लिख देता हूँ, ठीक है, म्यू मतलब रिड्यूस मास है, अगर दोनों बॉडीज ऐसे खुला हुआ है तो रिड्यूस मास यूज करता है, हम लोगों ने पढ़ा था 11 में, म्यू इक्वल टू m1 + m2 रिड्यूस मास है। तो अब यहाँ पर मास का टेंशन मत लीजिए, आपको बेसिकली इस पे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट को मतलब ज्यादा लगाना है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए इनिशियल लेंथ था L0, ठीक है, अभी इसको मैंने चार्ज नहीं दिया था, सपोज इनिशियली ऐसा था, एकदम इनिशियल, फिर जब इसको मैंने चार्ज दिया तब इनका सेपरेशन अभी बढ़ गया है, अभी हो गया 2L0। क्यों, ठीक, तो यहां पे क्योंकि स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का इसको खींचा है kx से, जहां पे k को स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द इलॉन्गेशन, जो कि kx है, ठीक, तो इलॉन्गेशन यहां पे कितना है, L0 है, क्योंकि अभी 2L0 है, पहले था L0, तो यहां पर हम डाल सकते हैं Fe इज नाउ बैलेंस्ड kx, मतलब 1/4πε0 q² 2L0 का होल स्क्वायर k × L0, ये ठीक है। फिर अभी आपको क्या करना है, अभी तो ये रेस्ट में था, इसको फर्क खींचेंगे तो क्या स्प्रिंग खींचेगा अपनी तरफ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गया, तो ये रिटर्न आएगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ऑसिलेशन। अभी देखिए
सपोज इसको और डिस्प्लेस किया है y, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है 1/4πε0 q स्क्वायर, अभी 2L0 प्लस x का होल स्क्वायर, और अभी का जो खिंचाई है k कितना है, देखिए इनिशियल में था L0, अभी कितना है 2L0 प्लस y, तो 2L0 प्लस y माइनस L0, तो इनिशियल था। तो अभी नेट फोर्स कितना है डाल रहे थे, नेट फोर्स F नेट, जिस तरह डिस्कशन किया है हमको उस तरह फोर्स लेना है, ए माइनस ए, मतलब 1/4πε0 q स्क्वायर 2L0 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस k 2L0 प्लस हो गया L0 प्लस y। तो यहां से 2L0 प्लस y है, y तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये कितना हो गया 1/4πε0, क्या इसको q0 स्क्वायर अपॉन 2L0 स्क्वायर इंटू 2L0 का स्क्वायर 2L0 प्लस y का स्क्वायर माइनस k L0 प्लस y ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्यों इसको इम्पोज किया है ताकि मैं इस L0 को यहाँ पे डाल सकूं, ठीक है। चलिए ऊपर को लिखते हैं, अभी मेरे साथ बोर्ड कंप्लीट कर लीजिए। देखिए तो अभी एम ए कितना है, यहां पे आ गया मेरा KL0 2L0 प्लस x सॉरी y 2L0 का होल स्क्वायर टू माइनस 2, क्योंकि मैंने इसको पलट लिया है KL0 प्लस y। तो यहां से KL0 1 प्लस y बाई 2L0 होल टू दी माइनस KL0 प्लस y। ये आ गया मेरा एम में। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे डालेंगे KL0 1 माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा y बाई L0 माइनस KL0 माइनस KY, ठीक। तो यहां से KL0 माइनस KL0 y बाई L0 KL0 माइनस KY। तो KL0 गया, L0 गया, मतलब A में 2KY। तो यहां से A 2K बाई M Y, ये आ गया मेरा न्यू ओमेगा प्राइम स्क्वायर। तो मेरा ओमेगा प्राइम कितना है रूट 2K बाई एम से टी प्राइम कितना है 2 पाई बाई ओमेगा प्राइम, मतलब यहाँ पे इंटीग्रल रिड्यूस पॉसिबल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, मतलब जो पहले बोला था। तो यहाँ पे 2 पाई एम बाई 2K, तो पहले का टाइम पर कितना था 2 पाई रूट एम बाई के या म्यू बाई के, दोनों जगह पे म्यू डाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया पहले का टाइम पीरियड का 1 बाई रूट 2 टाइम्स, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो अभी ऐसे समझे तो मैंने ट्रेडिशनल मेथड में किया है, इसको शॉर्टकट में करने का एक तरीका है जिसको अपन को ध्यान से सीखना है, जो कि है टेलर थ्योरम। देखिए मैं बहुत छोटे से ब्रीफिंग में बोल रहा हूँ, बाद में टेलर थ्योरम का थोड़ा मेरे वीडियो में थोड़ा बना दूंगा। इसको क्लियर करता है।
देखिए ऐसे तुमके सम्स जैसे आया अपने को पिछले वाला सम, वैसे सम सॉल्व करने का आइडिया ऐसे का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत शॉर्टेस्ट तरीका है जिसमें हम लोग यूज करेंगे टेलर थ्योरम को। देखिए टेलर थ्योरम ये बेसिकली इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आपका आएगा और कई टीचर्स मैथ्स के जो भी इसको पढ़ा भी देते हैं। देखिए कोई भी फंक्शन को अगर किसी ए पॉइंट पे, मतलब मान लीजिए ऑडियंस लेकर राइट में कोई ए पॉइंट पे अगर अपन इवेल्युएट कर रहे हैं तो उसका ऐसे आने वाला है इफ एन ए एक्स माइनस ए होल टू दी एन अपॉन एन फैक्टोरियल, ये है इसका समेटिव फॉर्म एन फ्रॉम 0 to infinity। इसको अगर तोड़ के लिखते तो कैसे लिखेगा, इसको तोड़ के लिखेंगे तो कुछ ऐसे आएगा इफ a x minus a to the power 0, f 0 मतलब एक बार कोई डेरिवेटिव नहीं है, 0 फैक्टोरियल प्लस f सिंगल टाइम डेरिवेटिव a x माइनस a के पावर में 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल f दो टाइम डेरिवेटिव है x माइनस a के पावर में 2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। मैं टेलर थ्योरम में कोशिश करूंगा एक अलग सा वीडियो बना देने का, मतलब टेलर थ्योरम क्या है, कैसे 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 अप्लाई करते हैं, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये ऐसे आते हैं इफ सिंगल टाइम डेरिवेटिव एट ए एक्स माइनस ए, इफ दो बार डेरिवेटिव ए एक्स माइनस ए के पावर में स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, if 3 टाइम डेरिवेटिव एट a x माइनस a के पावर में 3/3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता ही जाएगा। ये टेलर सीरीज है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर a के बदले अगर अपन 0 पे मतलब ऑरिजिन पे इसको इवैल्यूएट करें तो वो आ जाता है मैक्लॉरिन सीरीज, जो शायद आप लोग में से बहुत कई बार ने सुना होगा। इसको हम क्लियर करते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। मैक्लॉरिन सीरीज जैसा आता है, मैक्लॉरिन सीरीज जो कि है एफ ऑफ एक्स एफ 0 मतलब फोर्स मतलब फंक्शन का वैल्यू है 0, एफ डेरिवेटिव 0 प्लस एफ डबल डेरिवेटिव एट 0 एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक्स है, एफ 3 टाइम डेरिवेटिव एट 0 एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल, ऐसा है। इस मैक्लॉरिन एक्सटेंशन से हम लोग e टू द पावर x का sin x का cos x का हर चीज मतलब सीरीज निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या काम में लगेगा एसएचएम में। देखिए कोई भी फोर्स फंक्शन एसएचएम में आपने क्या पढ़ा था कि f इक्वल टू माइनस ए है, जो कि k था रिस्टोरिंग कांस्टेंट। तो और यहाँ पे ऑरिजिन पे मतलब मेन पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू 0 था क्योंकि वो एक 0 है। तो ऐसे ही एफ ऑफ 0 मतलब फोर्स फंक्शन एट 0 हमेशा 0 है। तो अभी हायर पावर को निगलेक्ट करते हुए सिर्फ यही रह जाएगा एफ फोर्स फंक्शन मतलब माइनस के एक्स, जो कि रह जाएगा मेरा एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो यहां से आप लोग जैसे एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते थे तो फिर ए आ जाता मेरा माइनस के बाई एम इंटू एक्स, मतलब ये आ जाता मेरा ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे ही फॉर्मेट में इसको देखिए, इसको भी लिखते हैं एम इक्वल टू एफ प्राइम ओ एक्स, तो ए आ गया मेरा एफ प्राइम ओ अपॉन एम, डायरेक्ट आ गया मेरा ओमेगा स्क्वायर, राइट। ओमेगा आ गया तो मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा। कैसे इसको अप्लाई करेंगे देखिए, मतलब ऐसे सम आ जाएगा डायरेक्ट टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई रूट एम बाई फोर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0, ये डालते आपका आंसर खत्म। ठीक है, क्लियर। चलिए इसका एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जैसे हमने क्वेश्चन लिया था वैसा ही
यहां पे सपोज 2 क्यू चार्जेस है, अच्छा इनका बीचों बीच लेंथ है L। तो आपको पूछा गया इसका टाइम पीरियड सॉल्यूशन निकालो। कैसे निकाले? सबसे पहले इसको अगर अपन थोड़ा x डिस्कस कर लें, तो अगर मान लेते इनिशियल लेंथ, मान लेते जब चार्ज नहीं था तो इनिशियल लेंथ था L0। तो अभी टोटल फोर्स कितना लग रहा है? देखिए F टोटल अभी लेंथ कितना है L प्लस एक्स और इनिशियल कितना था L0, तो K L प्लस एक्स माइनस L0 माइनस, और यहाँ पे क्या लग रहा है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये फिर फोर्स निकलते हैं यहाँ से खत्म। क्यू देखिए फोर्स फंक्शन निकल गया, तो F प्राइम कितना है, हमने टाइम पीरियड क्या निकाला था T = 2π F प्राइम O बाई M, M बाई F प्राइम O, सॉरी क्योंकि ओमेगा था मेरा F प्राइम O बाई M। तो F प्राइम कितना है, F प्राइम हो गया K माइनस इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4πε0 माइनस 2 L प्लस एक्स का क्यूब, ये माइनस माइनस करके प्लस, यहाँ पे F प्राइम एट O कितना है K प्लस क्यू स्क्वायर 2 कट गया 2π ε0, x बहुत छोटा है, x एक्स 0 डालना है आपको, तो L क्यूब हो गया आपका आंसर 2π√m बाई K प्लस क्यू स्क्वायर 2π ε0 L क्यूब। फटाफट बहुत जल्दी बने वाला है, ठीक। अच्छा इसके बाद आएगा थोड़ा कूलम्स लॉ का, हम और 2-3 से एग्जांपल लेंगे, मतलब वेक्टर फॉर्म में 2-3 एक एग्जांपल दिखाएंगे, फिर चले जाएंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। वो हम अगले लेक्चर से चालू करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 4 से, जो हम जल्दी से जल्दी इसमें अपलोड कर देंगे। और आपको ये फिजिक्स संकल्प चैनल में पूरा का पूरा 11-12 अप टू जेई कंटेंट फुल मिलने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब करके रखिए और अपडेट्स देखते रहिए। चलिए थैंक यू, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। बाय स्टूडेंट्स।